बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फैसल साहब की तरफ से एक और बुलंदाहंग फैसला आया है। जैसे वो बुलंदाहंग पहले फ़ैसले करते रहे हैं, इसी तरह का ये भी एक फ़ैसला है। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, जिनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से बरतरफ़ किया गया था, उनका केस अपील में इनके सामने लगा। काजी फैसल साहब ने दीगर 4 जजों को अपने साथ बिठाया। उनमें एक तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, दूसरे जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखैल, तीसरे हसन अज़हर रिज़वी और चौथे जज इरफ़ान सादत ख़ान थे। इनकी तरफ से फैसला किया गया कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी बेगुनाह हैं, बेकसूर है। उनको जिस तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से बरतरफ़ किया गया था, उनकी बरतरफ़ी को ख़त्म कर दिया गया। ताहम काजी फैसल साहब के इस बेंच की तरफ से उनको बहाल नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि वो रिटायर्ड तस्वर होंगे। ये उस दौर की बात है जब काजी फैसल साहब अभी चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे। बहुत पहले की बात है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी और जज की सरबराही में बनी थी, जिसने शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को बरतरफ़ किया था। समाअत हुई थी, उनकी बात सुनी गई थी। इन्होंने एक तकरीब, जो बार काउंसिल की कोई तकरीब थी, उसमें इन्होंने ख़िताब करते हुए कहा था कि किस तरह से ISI जजों पर, अदालतों पर असरअंदाज होती है। उन्होंने कहा था कि फैज़ हमीद जो उन दिनों DG ISI नहीं थे, बल्कि वो ISI के लिए काम करते थे, किसी और ओहदे पर थे। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी कहते हैं कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मेरे घर आए और कहा गया कि हमने नवाज़ शरीफ को सज़ा दिलाने के लिए 2 साल मेहनत की है, तो आप भी थोड़ा सा हाथ हौला रखें, उनको ज़मानत ना दी जाए। बहरहाल जो भी था, इन्होंने कहा कि किस तरह से अनवार कांसी पर आज के ISI वाले पहले फ़ैसले लिख के दे देते हैं और वो फ़ैसले पढ़ देते हैं। अनवार कांसी उन दिनों में चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे और ये ख़ुद शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब सीनियर मोस्ट जज थे। उनके बाद इन्होंने चीफ़ जस्टिस बनना था, लेकिन ये तकरीर की गई तो इसको ये समझा गया कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है और इसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इन पर केस चला, इनको बरतरफ करार दे दिया गया। इधर देखिए कि काजी फैसल साहब का 5 रुकनी बेंच बैठता है, उसकी तरफ से फ़ैसला दिया जाता है कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी बेकसूर थे, उनको नाजायज़ बरतरफ़ किया गया था। सदर की तरफ से जो उनकी बरतरफ़ी का नोटिस जारी किया गया था, उसको वापस ले लिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया और इनको एक रिटायर्ड जज तस्वर कर लिया गया। यहाँ पे थोड़ी सी सोचने की बात है कि यही काजी फैसल साहब हैं जिनकी सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होता है। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब मुलज़म हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। असूल यही है सुप्रीम कोर्ट का कि समाअत के दौरान एक जज जिसके ख़िलाफ़ केस गया होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो अगर इस्तीफ़ा दे देता है तो उसके बाद कार्रवाई रुक जाती है। यही कुछ मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरफ से किया गया। उन्होंने समाअत के दौरान इस्तीफ़ा दे दिया, इस्तीफ़े का नोटिफिकेशन सदर की तरफ से जारी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद काजी फैसल साहब की तरफ से कहा गया कि एक बंदा जो एक अदारे की बदनामी का बायस बनता है, उसको कैसे घर जाने दिया जाए, ये केस चलेगा। और फिर काजी फैसल साहब की तरफ से ये केस चलाया गया। जिस तरह से काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस था और उन्होंने उस रेफरेंस के ख़िलाफ़ जिस हद तक जा सकते थे गए, अपने साथी जजों पर लॉबिंग की और उस केस को उन्होंने चलने नहीं दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो केस नहीं चल सका। लेकिन यहाँ पे काजी फैसल साहब ने कहा कि इनका इस्तीफ़ा, उन्होंने गो इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन वो हम कबूल नहीं करते, हम उसको नहीं मानते, ये केस चलेगा। और उन्होंने केस चलाया और फिर उनकी बरतरफ़ी का हुक्म दे दिया गया। एक तरफ देखिए कि नज़र करम है, दूसरी तरफ देखिए कि सितम है। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर सितम और शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी पर करम, नज़र करम, ऐसा काजी फैसल साहब ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है कि जिन लोगों की तरफ से शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी पर इल्ज़ामात लगाए गए और उन इल्ज़ामात को दुरुस्त माना गया, तभी तो उनको बरतरफ़ किया गया था। तो काजी फैसल साहब क्या इस फैसले पर ही इक्तफ़ा करेंगे कि उनकी बरतरफ़ी का नोटिस ख़त्म कर दिया गया और ये कहा गया कि रिटायरमेंट का दोबारा से नोटिस जारी किया जाए? सदर साहब हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो तो 1 मिनट में ऐसे नोटिफिकेशन खारिज भी कर देते हैं, जारी भी कर देते हैं। उनकी तरफ से इनकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो नोटिफिकेशन
کینسل ہو جائے گا جو ان کی برطرفی کا تھا۔ تو 23 جنوری اسی سال یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ آج قاضی فیصل صاحب کی طرف سے جو فیصلہ سنایا گیا، یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا جن لوگوں کی طرف سے اتنے سنگین الزامات لگائے گئے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے 5 ججوں کی طرف سے ان الزامات کو تسلیم کر لیا گیا، اب قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ وہ سارے الزامات جھوٹے تھے، شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ریٹائر کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کی طرف سے شوکت عزیز صدیقی پر اتنے سنگین اور صریح الزامات لگائے گئے تھے کہ ان کی برطرفی کا فیصلہ کیا گیا، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ جہاں تک مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی بات ہے، کئی سال بعد شوکت عزیز صدیقی کو انصاف مل گیا جیسا وہ انصاف چاہتے تھے۔ قاضی فیصل صاحب ان کی قسمت اچھی کہ وہ پاکستان کے چیف جسٹس بن گئے، تو ایسے لوگوں کو انصاف ملنے لگا۔ تو مظاہر علی اکبر نقوی کو بھی کیا اتنے سال ہی انتظار کرنا پڑے گا انصاف کے لیے؟ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ حالات بدلتے، صورتحال بدلتے دیر نہیں لگتی، موسم بدلتے دیر نہیں لگی تھی۔ جیسے ہی موسم بدلے گا تو کیا مظاہر علی اکبر نقوی کو بھی ایسا ہی انصاف مل جائے گا؟ ان کے استعفے کے نوٹیفیکیشن کو ختم کیا گیا، خارج کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے لیے برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ تو ہو سکتا ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ موسم بدلتے دیر نہیں لگتی۔ میاں نواز شریف کو کس مقدمے میں کون سی سزا نہیں سنائی گئی تھی، اگر ان کے مقدمات ختم ہو سکتے ہیں، ان کو بری کیا جا سکتا ہے، ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سے لوگ ہیں، حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر، ان سب کے خلاف کتنے سنگین مقدمات تھے، سزائیں ہو چکی تھیں، جیل میں تھے، لیکن ان کو بھی ان کی مرضی کا انصاف مل گیا قاضی فیصل صاحب کی صورت میں۔ تو مظاہر علی اکبر نقوی کو بھی کیا شوکت عزیز صدیقی کی طرح انصاف ملے گا؟ کب ملے گا؟ اس کا انتظار کیجئے، اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ یہ سارے لوگ اپنے لیے کہتے ہیں، میاں نواز شریف بھی اپنے لیے کہتے ہیں، شوکت عزیز صدیقی بھی اپنے لیے کہتے ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی بھی یہی کہیں کہ اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے، دیر ضرور ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔